कहानी को शुरू करते हैं। ओके मेहमान, डे 2 सेशन 1। आज का जो हमारा दिन है उसमें 5 चैप्टर्स हैं, 3 छोटे 2 बड़े। 3 छोटे कौन से? 5, 8, 10 और उसके बाद 7 और उसके बाद 6। सबसे पहले इसकी क्विक डिस्कशन कर लेते हैं तीनों की और उसके बाद कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहानी शुरू होती है हमारी किससे? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से। क्या होते हैं ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? किसे कहते हैं ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कुज़ाई होते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कि फ्यूचर पे डिपेंड करता है। आज हमें उसके बारे में इल्म नहीं है, ये फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, कुछ करने का कॉन्ट्रैक्ट और कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम इवेंट विच इज़ कोलैटरल, जो अटैच्ड है किसी फ्यूचर में होने वाले इवेंट के साथ, कि फ्यूचर में वो इवेंट होगा या नहीं होगा, उस पे ये चीज़ डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं इसके फीचर्स देखने की कोशिश करूं तो पहला फीचर क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। इवेंट मस्ट बी कोलैटरल, अटैच्ड एंड इवेंट मस्ट बी अनसर्टन। अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में ये चीज़ होनी है तो फिर वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं वैसा करूँगा। सुने, अगर ऐसा हुआ तो मैं वैसा करूँगा, ये क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर बारिश हुई तो मैं तुम्हें समोसे खिलाऊंगा, ये क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मैं कहूँ बारिश हो रही है आओ समोसे खाने चलें, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट, फ्यूचर में आने वाला इवेंट कोलैटरल तो है ही है, ये डिपेंड कर रहा है होगा या नहीं होगा। हो गया तो ऐसे करूँगा, ना हुआ तो वैसे करूँगा। इसको समझने के लिए सबसे प्राइम जो हमारे पास एक एग्जांपल होती है वो होती है शिप की, बहरी जहाज़ की। हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, बहरी जहाज़ का आना। नॉन हैपनिंग, बहरी जहाज़ का ना आना। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें इम्पोर्टेड कपड़े दूंगा अगर बहरी जहाज़ आ जाए, अगर बहरी जहाज़ आ जाए तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? इम्पोर्टेड कपड़े दूंगा। तो ये इवेंट इन्फोर्सेबल कब होगा? जब बहरी जहाज़ आ जाएगा, इफ़ द इवेंट हैपन्स। और वॉइड कब हो जाएगा? जब बहरी जहाज़ नहीं आएगा, इफ़ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, आया ही नहीं या आ सकता ही नहीं। और अगर कोई टाइम फिक्स कर दूं कि अगर बहरी जहाज़ 5 दिन में आ गया तो मैं तुम्हें इंपोर्टेड कपड़े प्रोवाइड करूंगा, ये इन्फोर्सेबल कब होगा? जब 5 दिनों में आ जाए या 5वें दिन आ जाए, इफ़ द इवेंट हैपन्स विद इन द टाइम फिक्स्ड। और ये वॉइड कब हो जाएगा? जब 5 दिन गुजर जाएं या बहरी जहाज़ आए मगर 5 दिन के बाद आए, इफ द टाइम एक्सपायर्स और इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल बिफोर टाइम। चलिए इसी को रिवर्स कर देता हूँ। नॉन हैपनिंग, मैं तुम्हें इम्पोर्टेड कपड़े दूंगा अगर बहरी जहाज़ ना आए, तो अब ये इन्फोर्सेबल कब होगा? जब नहीं आएगा, इफ़ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। और वॉइड कब हो जाएगा? जब आ जाएगा। और अगर मैं वही टाइम जोड़ दूं कि अगर 5 दिन में ना आया तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेड कपड़े दूंगा, इन्फोर्सेबल कब है? जब 5 दिन में ना आए। और वॉइड कब हो जाएगा? जब 5 दिन में आ जाए। तो इसको समझने के लिए, इसकी टाइमलाइन को समझने के लिए ये टेबल बहुत ज़रूरी है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। दूसरा, हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। कभी कभी एक ऐसा इवेंट हम लोग कंटिंजेंट कर लेते हैं जो कि होता ही इम्पॉसिबल है, जो कि है ही क्या? इम्पॉसिबल। मैं उस पे
अपनी कंटिजेंसी प्लान कर लेता हूँ। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अगर जहाज़ पहले का पहले क्या हुआ है, डूबा हुआ है, ये इवेंट हो ही नहीं सकता कि वो जहाज़ आ जाए, और मुझे पता है कि जहाज़ आने वाला नहीं है और मैं उसके ऊपर कंटिजेंसी का एग्रीमेंट कर रहा हूँ, तो ये कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड व्हेन द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज, ज़रूरी बात, नोन और नॉट टू द पार्टीज, पता हो या ना पता हो, अगर वो इवेंट था ही क्या, इम्पॉसिबल, और मैं उस पे कंटिजेंसी का एग्रीमेंट कर रहा हूँ, तो वो एग्रीमेंट शुरू से क्या हो जाएगा, वॉइड। और वॉइड एग्रीमेंट हमेशा क्या होते हैं, वॉइड अब इनिशियो। ये हमेशा क्या होते हैं दोस्त, वॉइड अब इनिशियो। फिर फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। ऊपर तो हम एक इवेंट के ऊपर डिबेट कर रहे थे, नीचे क्या है, फ्यूचर में होने वाला कंडक्ट, मगर अब किस पे डिपेंड कर रहा हूँ मैं, पर्सन पे। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? दादा अबू ने, ठीक है, और कोई मिसाल दे सकते हैं? कोई आसान वाली दे दें पहले। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, और नहीं, देखें, इफ द फ्यूचर इवेंट इज द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है, मगर एक बंदे का एक्ट है, द इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बी बिकम इम्पॉसिबल, अगर वो कुछ ऐसा कर दे जिसके करने से वो इवेंट ही क्या हो जाए, इम्पॉसिबल। भाई मिस्टर ए ने कहा था मैंने मिस्टर बी से शादी करनी, मिस्टर बी ने कहीं और शादी कर ली, अब ए कर पाएगा? नहीं, मगर ए ने तो बी से शादी करनी थी, बी ने ऐसा कर दिया कि अब ए के लिए वो इवेंट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो नीचे पढ़ते हैं, इफ अ फ्यूचर इवेंट डिपेंड्स अपॉन समवन्स एक्शन एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, को टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, इट्स कंसिडर्ड इम्पॉसिबल इफ दैट पर्सन डज समथिंग, अगर वो कुछ ऐसा कर दे, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू एक्ट, उसके कुछ ऐसा करने से अब कुल मिला के जो कॉन्ट्रैक्ट था वही परफॉर्म नहीं हो सकता, द वे विद इन अ स्पेसिफिक टाइम और अंडर डिफरेंट कंडीशंस। इसमें कंडीशंस टाइम वगैरह वेरी कर सकता है। सिंपल सा रूल, आप कुछ ऐसा कर दें जिससे कोई दूसरा अब उसको परफॉर्म ना कर सके, दूसरे का प्लान आपने ख़राब कर दिया। भाई एक भाई का प्लान था कि वो अपने बाप से प्रॉपर्टी लेगा, बाप ने प्रॉपर्टी चाचे के नाम कर दी, तो जिस भाई का प्लान था वो प्लान तो शायर ने क्या कहा, बढ़ गया। ठीक, फिर ये चैप्टर आपको डिफरेंस बताता है बिटवीन अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड अ वेजरिंग एग्रीमेंट, और ये डिफरेंस बड़ा आसान सा है, कई दफ़ा के आपने टेस्ट कर दिया है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेजरिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये शुरू से क्या है, वॉइड है, वॉइड अब इनिशियो है। यहाँ पे पार्टीज़ का रियल मुफाद होता है, वहाँ पे पार्टीज़ का रियल इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ पे दोनों पार्टीज़ का इंटरेस्ट है, वहाँ पे सिर्फ जीतने वाले का इंटरेस्ट होता है। तो ये रेसिप्रोकल है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस की एक कैटेगरी है, एक लिस्ट है, इसको आपने याद कर लेना है फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। तो चैप्टर 5 से हमारा ख़त्म हो जाता है, शुरू हुआ साथ ही ख़त्म हो गया। 3 बातें करता है बेचारा, पहले कंटिंजेंट क्या है, दूसरा कंडीशंस, और तीसरा डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट एंड वेजरिंग। इसका एक सवाल देखते हैं, लास्टिंग प्रैक्टिस। 2 सवाल मैंने साइड बाय साइड रखे हुए हैं। एक ये सवाल है, पहले आप सवाल रीड करें और ज़रा कोशिश करें इसका जवाब बनाने की। सवाल रीड करके मुझे बताइए क्या जवाब इसका बना सकते हैं, सोचें। Asim agreed to construct a bungalow for Ali at a cost of 50 million. However, it was agreed that payment would only be made on the completion of project. क्या ये contingent contract है या नहीं, कैसे पता चला?
ये यहाँ पे हम किसी थर्ड पार्टी के इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। ये तो नॉर्मल होता है ना कि जब तुम काम पूरा कर दोगे तो मैं पेमेंट कर दूंगा, जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, पेमेंट। ये कंटिजेंसी नहीं है, ये कंटिजेंसी नहीं है। अब अगर ये सवाल 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो और ICAP में आ जाए तो लिखें कैसे? सवाल क्या है शायर का, लिखें कैसे? वही रूल जो हम लोगों ने कल इस्तेमाल किया था, लॉ, एक्सप्लेनेशन, डिसीजन। पहले रूल बता दें, सिनेरियो को एक्सप्लेन कर दें और एंड पे क्या बताएं, डिसीजन। तो रूल क्या है इसमें, आपने बताना है कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ज़रा पढ़ें। द कंडीशन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बंगलो इज नॉट कोलैटरल। देखें, सबसे पहले मैं रूल बताना, नॉट कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट बट इन इटसेल्फ फॉर्म्स अ कंसिडरेशन एंड इज दस एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इंटीग्रल पार्ट है, ये उसकी क्या है बेसिकली, कंसिडरेशन, अदले का बदला। तुम ये पूरा करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो ये एक नॉर्मल कंसिडरेशन है। इसी के बरक्स अगर ये सवाल हो, कि ये 2 सवाल आपस में मिलते हैं, क्यों, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम अप्रूवल पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की अप्रूवल पे डिपेंडेंट नहीं थे, यहाँ पे हैं। अब चूंकि यहाँ पे किसी की अप्रूवल पे डिपेंड कर रहे हैं तो देयर इज़ अ कंटिजेंसी कि वो अप्रूव करेगा या वो अप्रूव नहीं करेगा। देयरफॉर दिस इज़ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगेन इसके लिए भी आपने बता देना है कि कंटिजेंट क्यों है, कोलैटरल है, ये वैलिड है। द परफॉर्मेंस कैन ओनली बी इन्फोर्स्ड बाय जुबैर आफ्टर द हैपनिंग ऑफ दैट कोलैटरल इवेंट। अगर वो इवेंट नहीं हो रहा तो फिर ये अप्रूवल की स्टेज पे नहीं जाएगा। एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं जरा इस सवाल के, पढ़े जरा, देखते हैं बच्चों ने क्या क्या गलतियां की होंगी। पहला पॉइंट बड़ा खतरनाक है, क्या कह रहा है, 11% बच्चों ने 3 में से 1.5 नंबर लिया। अब आप समझ लें कि बच्चे किस कैलिबर के पेपर देने के लिए गए होंगे कि 100 में से 11 बच्चे पासिंग मार्क्स ले सके, हालांकि कई मुश्किल सवाल है। कैंडिडेट्स वर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द नेचर एंड वैलिडिटी। मसला बताऊं क्या आता है, एग्जामिनर पूछता है, देखें एग्जामिनर ने क्या पूछा था, डिस्क्राइब द नेचर एंड वैलिडिटी। 2 बातें पूछी हैं। नेचर से क्या मुराद है कि ये कंटिजेंट है या नहीं है, वैलिडिटी क्या ये वैलिड है या वॉइड, वैलिड है या वॉइड है। अब अगर आप सिर्फ एक बात करके आ रहे हैं तो नंबर आपको मिलेंगे नहीं। कहता है कैंडिडेट्स वर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द नेचर एंड वैलिडिटी, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड नॉट आइडेंटिफाई कि ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जामिनर नंबर क्यों देगा आपको? फिर देना बनता है उसका नंबर? नहीं बनता। चौथा पॉइंट पढ़े, बाज बच्चों को क्या लग गया तो ये क्या है, वेजनिंग, सोने पे सुहागा। जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वो तो लूट ही गए, जो कर पाए उन्होंने क्या बना दिया बेचारे को, वेजनिंग। हालांकि इसमें कोई शर्त थी, कोई शर्त का एलिमेंट आ रहा था, नहीं आ रहा था। मैनी हूँ आइडेंटिफाइड इट करेक्टली। अच्छा, मैन से क्या मुराद है, ये 11% वाला। फेल्ड टू क्लियरली एलेबोरेट दैट दो इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द कंडीशन ऑफ सर्टिफिकेशन वाज merely collateral to the contract and that the performance could only be enforced जब ये इवेंट क्या हो जाए, अकर हो जाए, हैपन हो जाए। तो जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे हों और आपने सवाल को अटेम्प्ट करना हो तो आपने पूरी रिक्वायरमेंट को रीड करके उसका पूरा जवाब निकालना है। रिक्वायरमेंट को आधा अधूरा नहीं छोड़ देना। लिसन टू मी, रिक्वायरमेंट को आधा अधूरा नहीं छोड़ देना, पूरी बात करनी है। क्या करनी है दोस्त, पूरी बात करनी है। चलिए मैं आपको एक मौका देता हूँ, इस सवाल को अटेम्प्ट करें। ये सवाल है,
आपके पास 5 मिनट, अटेम्प्ट करें सवाल को। इस पर जूम कर लो, ऑन एंड, बंद नहीं करना। 5 मिनट है आपके पास। फिजिकल भी अटेम्प्ट करें, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी अटेम्प्ट करें जल्दी से, देन वी विल डिस्कस। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये कि आपने बताना है कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें चल क्या रहा है। हाँ जी, हो रहा सॉल्व। करें करें, शाबाश, अटेम्प्ट करें, जो आता है लिखें, सही आता सही लिखें, गलत को गलत लिख लें, लिखें ज़रूर। दो मिनट रह गए आपके पास।
हाँ जी, क्या सवाल है, समझ क्या आया, सवाल में चल क्या रहा था? वजीर said to Solid, I will buy speed boats with rupees, थोड़े से पैसे, कितने, from you if से क्या मुराद है? कंडीशन आ रही है। देखिए सवाल को पढ़ना भी एक आर्ट होती है। इफ यू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर मी टू ऑपरेट द बोट्स एट क्लिफ्टन बीच, सॉलिड एग्रीड एंड अप्लाइड फॉर द लाइसेंस। हुआ ये कि उसने कहा मैं तुमसे स्पीड बोट्स तब लूँगा जब तुम लाइसेंस मेरे लिए ले लोगे। सॉलिड ने कहा ठीक है, और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया और उसके पैसे भी जमा करा दिए, लाखों रुपया। हाउएवर, अब मसला आ रहा है, जब भी वो हाउएवर का वर्ड यूज़ करे ना, इसका मतलब है कि आगे कोई बकवास बात करने वाला। हाउएवर, बिफोर द इशुएंस ऑफ लाइसेंस, जिसके लिए पैसे जमा हो गए हुए हैं, द सिटी गवर्नमेंट इम्पोज्ड बैन ऑन द इशुएंस ऑफ न्यू लाइसेंस। उसने कहा बस अब कोई नया लाइसेंस इशू नहीं होगा। सॉलिड वांट्स वजीर टू, उसने कहा ठीक है अब तो तुम्हें खरीदनी पड़ेगी। भाई उसका कसूर है, कसूर किसका है? गवर्नमेंट का। बैन किसने किया है? गवर्नमेंट ने। सॉलिड ने कहा भाई खरीदो बोट्स, मैंने तो अप्लाई कर दिया था। As he had made necessary efforts to arrange for the business, वजीर ने कहा सॉरी, मैं क्यों खरीदूँ जब लाइसेंस ही नहीं है, तो मैंने कहाँ रखनी चला के। ये सवाल है। तो रिक्वायरमेंट ये कि आपने बताना है क्या ये पैसे वापस होंगे या नहीं होंगे, और आपने बताना है कि क्या ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले मुझे बताइए क्या ये एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? यस है, क्योंकि हम डिपेंड किस पे कर रहे हैं? हम डिपेंड किस पे कर रहे थे? लाइसेंस के ऊपर। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, यहाँ पे टू डू था। इफ सम कोलैटरल इवेंट हैपन्स, तो ऑफर भी थी, एक्सेप्टेंस भी थी, कंसिडरेशन भी थी, कोलैटरल लाइसेंस भी था। तो परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड कर रही थी? उस लाइसेंस के आने पे, उस इवेंट के अकर होने पे। हुआ क्या? लाइसेंस नहीं आया। तो क्या वजीर बाउंड टू परचेज द स्पीड बोट? नहीं, ये बाउंड नहीं है। क्यों? जो इवेंट अकर होना था वो इवेंट अकर नहीं हुआ। हाँ, अकर हो जाता तो ये भाई साहब क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। अब चूंकि इवेंट अकर नहीं हुआ तो ये बाउंड बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, लीगल पोजीशन। The event has not happened as the city government imposed the ban on the issue of new licenses. It does not matter that Solid applied for the license and paid the fee. ये तो उसने जो फ़ी पे की है अपने बिजनेस के लिए की थी ना, कि मैं लाइसेंस की फ़ी पे कर देती हूँ तो ये मेरे से बोट ले जाएगा। ये पैसा रीइम्बर्स नहीं होने वाला, ये पैसा रीइम्बर्स नहीं होने वाला। Since the collateral event has not occurred, the performance could not become due. जब परफॉर्मेंस ही ड्यू नहीं हुई तो चीज़ भी डिलीवर नहीं होगी। लाइसेंस नहीं आया तो बोट्स भी डिलीवर नहीं होंगी, तो वो लीगली बाउंड नहीं है। हाँ, लीगली बाउंड कब होता? जब लाइसेंस मिल जाता। अब देखें लिखना कैसे था। चैप्टर आपको आता है, मगर पहले हम लोगों ने सवाल पढ़ा। सवाल पढ़ने के बाद देखा कि कंटिंजेंट होता क्या है, दिमाग में लेके आए। फिर देखा कि क्या ये बाउंड है स्पीड बोट्स के लिए, तो बाउंड बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, अलबत्ता लीगल पोजीशन क्या कहती है, लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि चूँकि वो इवेंट मीट नहीं हुआ, ये पैसा रिम्बर्स नहीं होगा, और दूसरे केस में ये इवेंट भी परफॉर्म नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें लिखनी होती हैं, ये सारी बातें क्या करनी होती है? डिटेल से लिखनी होती है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो नंबर लूज करेंगे। एग्जामिनर कमेंट्स। इट वाज अ पढ़ते जाएं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
एंड वेदर द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज वर बाउंड बाय सच थिंग्स, ये पढ़ा, इट वॉज पुअरली अटेम्प्टेड। वो ये रोता रहता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट आते हैं, उसका दुख क्या है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट आते हैं, बच्चा कागज़ पे नहीं ला पाता। अब जो आपने लिखा है ना, आदो ने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ उन्होंने कागज़ निकाला है और सामने देख रहे थे। ये काम आपने करना, ये मैं हाथ पकड़ कर तो करवाने वाला नहीं हूँ। देखिए मैं यहाँ पे खड़े होकर तकरीर कर दूंगा, मगर उसको अमली पजामा पहनाना किसने है? कौन पहनाएगा पजामा? आप पहनाएंगे ना। तो सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट को तसल्ली से देखना है कि वो मांग क्या रहा है, उसके मुताबिक अपना आंसर ड्राफ्ट करना है। जो में आ रहा है वो एज इट इज़ नहीं लिखा जा सकता। कॉन्सेप्ट आपके पास होता है, मगर कागज़ पे उतारना एक बहुत बड़ी आर्ट है। जो वो मांग रहा है उसको वो दें, उसको फजूल बातों में ना उलझाएं। क्या कह रहा है? पुअरली अटेम्प्टेड, मोस्ट कुड नॉट आइडेंटिफाई दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कहता कुछ को तो पता ही नहीं था कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और आगे, सम ऑफ देम ऑल्सो स्टेटेड दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड, कि वो उसने एफर्ट्स किए हैं तो अब उसको इन्फोर्स होना पड़ेगा। नहीं भाई, जब वो इवेंट ही अगर नहीं हुआ तो पैसे किस चीज़ के? पैसे किस चीज़ के? बात समझ आई? चलें अब आ जाएं ज़रा चैप्टर। हाँ जी, ये तो वर्ड है, ये अकरेंट हो सकता ना। हाँ जी, आप ये लिख दें कि ये एक वर्ड एग्रीमेंट बन गया, अब ये फॉलो नहीं होगा। चैप्टर नंबर 8, कोज़ाए कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन से होते हैं? जो बनते नहीं हैं, जो होते नहीं हैं मगर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, जिनको बनाने का कोई प्लान हमारा नहीं होता मगर ये हमारे सर पे पड़ जाते हैं। 5 किस्में हैं। पहली कौन सी है? सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। यहाँ पे अगर हम किसी ऐसे बंदे को कोई गुड्स, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, कैसा बंदा? जो इनकैपेबल। हर बंदा नहीं, कौन सा बंदा? जो इनकैपेबल हो। और इनकैपेबल की डेफिनेशन में अनसाउंड माइंड आता है, माइनर आता है। अनसाउंड आता है और माइनर आता है, इसमें डिस्क्वालीफाइड नहीं आता। अनसाउंड आता है और माइनर आता है। और वो खुद या उसका कोई डिपेंडेंट, अगर मैं उसको कोई भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि उसकी लाइफस्टाइल के मुताबिक उसको सूट कर रही हूँ, तो हाँ, बाद में मैं उसकी प्रॉपर्टी से वो पैसा रीइंबर्स कर सकता हूँ। पहला पॉइंट इजी, कोई मसला नहीं। सेकंड पॉइंट क्या है? पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अगर एक बंदा आपके साथ किसी चीज़ में अटैच्ड है, एक बिजली का मीटर आप दोनों शेयर कर रहे हैं, बिल आ गया, उसके भी पैसे मैंने दे दिए, क्या मेरा उस बिजली के मीटर में मुफाद है? यस, मैंने पेमेंट कर दी, उसकी भी कर दी, तो अब वो बाउंड है कि मुझे वो पैसे क्या करे? रीइंबर्स करे। अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? अदर पर्सन वॉज बाउंड टू पे, एंड जिसने पे किया इज़ इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर। अब दूसरे की जिम्मेदारी है कि उसको पे बैक करें। तीसरा क्या है? पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ अ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। कोई एग्जांपल ज़हन में आती है? नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं वो नॉन ग्रेटिशियस है या ग्रेटिशियस है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है या इसके पैसे हैं? ये ग्रेटिशियस है। तो नॉन ग्रेटिशियस क्या होता है? आपकी रेगुलर क्लासेस, जिसके लिए आपने क्या पे की होती है? फीस पे की होती है। रूल ये है कि अगर एक पर्सन ने बेनिफिट्स एंजॉय की हैं ऐसे एक्ट के जिसके पैसे थे, जो कि एक कमर्शियल वैल्यू रखता था, तो चूँकि अब तुमने वो एडवांटेज हासिल कर लिया है, तुमने वो फ़ायदा हासिल कर लिया, अब तुम्हें वो पैसे वापस करने। इसमें सबसे प्यारी मिसाल बनती है बिरयानी की। 9वीं 10वीं मुहर्रम को एक भाई बिरयानी की देग बांटता है, हर घर में जाके बेल बजा के डब्बे दे के आते हैं, बिरयानी की देग पकाई जी, आपका हिस्सा, आपका हिस्सा, आपका हिस्सा। वर्सेस अगले दिन 11वीं में या 12वीं मुहर्रम को
तो वो शख्स एक ऑर्डर मंगवाता है खाने पीने का फूड पांडा से, और वो ऑर्डर साथ वाले घर चला जाता है। मंगवाया किसने था? अपने लिए। चला किसके घर गया? साथ वाले घर। वो एंजॉय कर गया ये सोचते हुए कि साथ वाले ने भेजा है, तो वो एक्ट कौन सा होगा? ग्रेटिशियस। उसका बिरयानी बांटना क्या ग्रेटिशियस एक्ट था? उस टाइम पे बिल्कुल था, वो नेक नीति से था। यहाँ पे जो उसने मंगवाया वो अपने लिए मंगवाया, या उसने साथ वाले के लिए मंगवाया? अपने लिए मंगवाया। तो ये इवेंट कौन सा है? नॉन ग्रेटिशियस। तो अब जिसने बेनिफिट्स एंजॉय करनी है उसको चाहिए कि या तो वो बेनिफिट्स रिटर्न करे या उसका क्या दे दे? पैसे दे दे, अमाउंट दे। जरा पढ़े पढ़े पढ़े, शाबाश। वेर अ पर्सन lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do so gratuitously and such other person enjoys the benefit। दूसरा उसका क्या हासिल कर गया? बेनिफिट। तो दूसरा बंदा इज बाउंड टू कंपनसेट। दूसरा बंदा इज बाउंड टू कंपनसेट। बात समझ आई? फिर इसको छोड़ के नीचे आए, पेमेंट्स बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। क्या मतलब? एक बंदे ने पेमेंट की है गलती से, या एक बंदे ने पेमेंट की है उससे करवाई गई है जोर ज़बरदस्ती से, थ्रू कोर्शन। तो जो पेमेंट कर रहा है, जिसने की है, उसको वो पेमेंट वापस की जाएगी, क्योंकि या तो उससे किस तरह हुई है? गलती से हुई है, या अंडर कोर्शन हुई है। A pays B ₹10,000 by mistake, thinking that it is a loan installment. Thinking, गलती से। B must return the money. मेरे अकाउंट में पैसे आ गए गलती से किसी और के, तो अब मुझे क्या करना है? उसको अपने अकाउंट में लेना? नहीं, वापस। फिर फाइंडर ऑफ गुड्स, इसमें क्या होता है? आपको सड़क से कोई चीज़ मिलती है, तो आपका पहला काम क्या है? जेब में डाल देना? नहीं, आपका पहला काम यह है कि आप उसके सच्चे ओनर को तलाश करते हैं। तलाश करते वक्त जो भी खर्चा होगा वो आप किससे रिकवर करेंगे? ओनर से। अगर वो बंदा ना मिले, आपके ढूंढने पे भी आपने अच्छी खासी एफर्ट की है, वो बंदा आपको नहीं मिल रहा, तब लॉ कहता है कि वो चीज़ तुम इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 2, वो गुड जो आपको मिली है वो पेरिशेबल है, एक्सपायरी के करीब करीब है, ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो या आप उसको बेच के पैसे हासिल कर सकते हो। अच्छा, अगर तो आप उसको यूज़ करते हो और वो बंदा आपको बाद में मिल जाए, तो क्या करना चाहिए? मुकर जाना चाहिए? नहीं, पैसे उसको दे देने चाहिए जो आपने यूज़ किए हैं। या अगर आपने उसको बेच दिया है और बेच के पैसे हासिल कर लिए हैं और वो ओनर बाद में आपको मिल जाए, तो जो आपने पैसे हासिल किए थे वो किसके बनते हैं? फिर ओनर के बनते हैं, आप उसको पैसे वापस कर दें। इसमें एक रूल है 1/3 वाला, 2/3 वाला। ये क्या रूल है भला? ओनर को तलाश करते हुए अगर आपका खर्चा उस प्रोडक्ट से 2/3 हो जाए, प्रोडक्ट की वैल्यू का 2/3 लग गया है उसको ढूंढने के लिए, तो अब आपने उसको ढूंढना नहीं है, वो चीज़ अपने पास रख लें। चेंज कर लें। He may sell the goods when the goods are of perishable nature or when the lawful charges for finding the true owner amounts to 2/3 or more। हाँ, इसमें बस ये देखना है कि जो 2/3 का खर्चा आप काउंट कर रहे हैं वो कैसे काउंट कर रहे हैं। अगर तो आप उसको तलाश कर सकते हैं गाड़ी पे जाके या बाइक पे जाके, और आप करा लें हवाई जहाज़, तो खर्चा ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो लॉ ये कहता है कि एक रीज़नेबल बंदा उसको जैसे तलाश करता उस हिसाब से मैंने 2/3 काउंट करना है। आपने जो खर्चा किया, अगर आपने खर्चा बढ़ा चढ़ा के कर दिया है, जा आप बाइक पे सकते थे, आप गए गाड़ी पे हैं सिर्फ इस मकसद से कि खर्चा क्या हो जाए 2/3 से ऊपर और वो चीज़ आपकी हो जाए, तो मैं उसको खर्चा काउंट नहीं करूँगी, वो अलाउेबल एक्सपेंस नहीं। बात समझ आती है? चलिए, चैप्टर हमारा शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हो गया। इसका सवाल देखते हैं। इसका पहला सवाल, बल्कि ये 3 सवाल हैं जो कि हैं एक ही स्लाइड पे।
ये पढ़े, बाकिर supplied a jacket to Sultan in order to save him from cold weather. Sultan, who was a minor, agreed to pay rupees 2000 for the jacket, although the market price was 1500. Requirement मैं बताता हूँ कि ये कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, कैसे पता चला? क्या ये कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, ये कैसे पता चला? कोज़ाई की डेफिनेशन क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑफर नहीं होती, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती, कंसिडरेशन ट्रांसफर नहीं होती है, मगर ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बाकर और सुल्तान में कोई एग्रीमेंट हुआ था पहले? नहीं, मगर एक बंदे ने दूसरे को जैकेट प्रोवाइड की। अब देखें क्योंकि टू सेव हिम फ्रॉम कोल्ड वेदर, नेसेसिटी बना के, क्या बना के? नेसेसिटी बना के। अब पेमेंट वापस करने के लिए या तो इस बंदे को माइनर होना चाहिए या इस बंदे को अनसाउंड होना चाहिए। ये बंदा खुद भी हो सकता है, इसका डिपेंडेंट भी हो सकता है। सुल्तान हु वाज़, अब देखें सवाल खुद आपको बता रहा है, सुल्तान हु वाज़ माइनर एग्रीड टू पे 2000, मगर उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी? 1500। तो रीइंबर्स कितना होगा? 1500। जो इसकी मार्केट वैल्यू है सिर्फ वही रीइंबर्स होगी, ऊपर का प्रॉफिट इसको वापस नहीं किया जाएगा। तो इसको मैं लिखूं कैसे? सबसे पहले क्या बता देना, लीगल रूल। रूल क्या है? क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल। अब देखें अगर आप जवाब लिख रहे हैं और ये वर्ड खा गए, नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप ये अल्फाज ही यूज़ नहीं कर रहे जो यूज़ करने चाहिए। कंडीशंस, द जैकेट शुड बी द नेसेसिटी। अच्छा किसकी? जिसको प्रोवाइड किया है उसके लिए, जिसको प्रोवाइड किया है उसके लिए। और रिकवरी कितनी हो सकती है? रीजनेबल मार्केट वैल्यू, वो कितनी है? 1500 ओनली फ्रॉम द सुल्तान। अच्छा अगर इसकी प्रॉपर्टी में इतने पैसे नहीं है, फिर इसकी प्रॉपर्टी 1000 रुपये की है, फिर 1000 से ऊपर रिकवरी नहीं होगी। ये बात समझ आ रही है? चले अगर समझ आ गई है तो ये ज़रा पार्ट 2 करें अटेम्प्ट। रूही, रूही who paid the बिजली का बिल ऑफ सोलत विदाउट बीइंग आस्क्ड is now demanding payment from सोलत। पहला सवाल, रिक्वायरमेंट, क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्या ये कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है? यस। क्या ये एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है? नो। ये क्या है? कोज़ाई। कोज़ाई है तो कैसे पता चला कि ये कोज़ाई है? ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं हो रही, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। विदाउट एनी एग्रीमेंट एक बंदा दूसरे के लिए पेमेंट कर रहा है। अब विदाउट बीइंग आस्क्ड, विदाउट बीइंग आस्क्ड क्या मतलब? पूछे बगैर। मैं किसी के बिहाफ पे पेमेंट कर दूं और मैं उसके लिए इंटरेस्टेड पार्टी नहीं हूं, मैं किसी के बिहाफ पे क्या कर रहा हूँ? पेमेंट कर रहा हूँ, और मैं उसका कोई इंटरेस्टेड मुनाफा या फ़ायदा नहीं रखता, तो मैंने क्यों पेमेंट की? मुझे करनी चाहिए थी? नहीं। लॉ कहता है तुमने अच्छा काम किया, वेरी गुड, अब दूसरे से अच्छे की तवक्को मत रखना। वो चाहेगा तो पे कर देगा, चाहेगा तो पे नहीं करेगा। चाहे तो कर दे, चाहे तो पे ना करे। हाँ, कब उसका पे करना लाजम होगा? जब दोनों आपस में क्या होंगी? इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसकी? लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज क्या है? रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। अब कंडीशंस कौन सी फुलफिल होनी चाहिए? उसका इंटरेस्ट हो और बाउंड बाय लॉ हो। अगर ये पूरी हो रही है तो पैसे मिलेंगे, अदरवाइज पैसे नहीं मिलेंगे। ये पढ़ के खुद सॉल्व करें, आपके पास पूरे 2 मिनट है। खुद से करना है।
करे करे शाबाश, निकालें कागज़ कलम दवात निकालें। छोटा सा एक सिनेरियो है जिसमें 3 बातें बतानी है। पहले लॉ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, उसके बाद डिसीजन। बताएं। हो गया? हो गया? चलें। सबसे पहली बात क्या लिखी आप लोगों ने? मैं रैंडम पूछता हूँ। जिस भाई ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ये मूंगिया है। ग्रीन क्या लिखा है? वो समझ आ गई है, लिखा क्या है? क्या? पढ़ के सुनाए जरा, पढ़ के सुनाए, लिखा क्या है? इसकी हेडिंग क्या डाली है? ठीक है, बोले। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा? समी व्हाट? समी व्हाट? दोबारा बोलो। क्या? इस पे लिखो समी डज, समी हैज डन द एक्ट लॉफुली। आप एक्ट का वर्ड खा गए हो, आगे लिखा हुआ। चलो बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बतानी है इसकी लीगल बेसिस। वो क्या थी? जो उसका कानून है, जो उसका रूल है, वो क्या है? पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ नॉन ग्रेडिशियस एक्ट। अच्छा, ये नॉन ग्रेडिशियस है क्यों? क्योंकि जो कूली काम कर रहा है उसके वो क्या लेता है? पैसे लेता है। ये फ्री में काम नहीं होता। अब देखो मजे की बात, उसने आके सामान उठा लिया, लेके चल पड़ा, क्या मैं इसको इम्प्लाइड ऑफर कह सकता हूँ? नादिया ने कुछ नहीं बोला, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। दोनों ने आपस में इशारेबाजी में कर लिया जो कुछ करना। तो टेक्निकली फ़ायदा उठा लिया। अब लॉफुल काम हुआ तो पैसे पे करने पड़ेंगे, ये कोई ग्रेटिशियस काम नहीं था। डन? बात समझ आती?
अब आ जाएं एजेंसी पे, चैप्टर नंबर 10 पे, एजेंसी पे। आप किस क्लास से आते हो? कौन सी? ख़त्म हो गई। सदाकल्लाहुल अज़ीम। एजेंसी, एजेंसी क्या होती है? व्हाट इज एजेंसी? एनीवन? एजेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों? सर एजेंसी क्या होती है? एजेंसी क्या होती है? एजेंसी जो किसी कंपनी के लिए, जो कंपनी अपने लिए अपॉइंट करती है। किसको अपॉइंट करती है? एजेंट। ठीक है, उसके बाद कि वो उसके एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करे। बेहतरीन होगा। आजा बैठ जाओ। एजेंसी इज़ अ रिश्ता ऑफ 3 पार्टीज, प्रिंसिपल, एजेंट, थर्ड पार्टी। हायर कौन करता है? प्रिंसिपल। किसके लिए हायर करता है? अपने लिए। प्रिंसिपल बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। प्रिंसिपल शुड बी मेजर और साउंड माइंडेड, मगर ये शर्तें एजेंट के लिए नहीं है। आप एक माइनर को भी एजेंट बना सकते हैं, अनसाउंड को भी एजेंट बना सकते हैं, मगर मसला, जब आप ऐसे बंदे को एजेंट बनाएंगे तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पे पड़ेगी? प्रिंसिपल के। ये बात बस ध्यान में रखनी है हमेशा। अब पढ़ते हैं, पढ़े ज़रा, डिफाइन करें। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी लॉफुल एक्ट फॉर another representing the principal. There is a legal relationship, acts on behalf. अच्छा, थर्ड पार्टी क्या समझती है कि जो काम एजेंट ने कर दिया इज एज इक्वल एज वो काम किसने कर दिया? प्रिंसिपल ने कर दिया। इतनी बात समझ आती है हमें? तो ये भी एक दफा पढ़ लें। Any person who is at the age of majority and who is a sound mind may employ an agent. ये किसकी बात हो रही है? प्रिंसिपल की। नीचे एजेंट कौन बन सकता है? कोई भी बन सकता है, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो अनसाउंड हो। और क्या एजेंसी में पैसों का लेन देन ज़रूरी है? नहीं। कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिर इसके साथ कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला लीगल मसला क्या है इसके साथ? अ पर्सन माइट क्लेम कि वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, हालांकि वो काम ना कर रहा हो। ऐसे में रूल ये होता है कि प्रिंसिपल ने अगर कोई एजेंट हायर किया तो वो थर्ड पार्टी को बताता है कि ये बंदा मैं भेज रहा हूँ, इस हालत का है, इस शक्ल का है, ये इसका नाम है, ये इसने कपड़े पहने हुए हैं। और अगर प्रिंसिपल ये नहीं बता रहा एजेंट को तो जिम्मेदार कौन है? प्रिंसिपल। अगर वो थर्ड पार्टी का जाकर नुकसान कर रहा है, थर्ड पार्टी किससे नुकसान रिकवर करेगी? प्रिंसिपल से। ये बात ध्यान में रखनी है। और अगर प्रिंसिपल ने बताया हो कि मैं ये बंदा जो मेरा एजेंट था अब उसको मैं आक कर चुका हूँ, अब ये मेरा एजेंट नहीं है, और फिर भी थर्ड पार्टी उसको सामान दे दे, फिर थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल। ये पढ़ लें, एक दफ़ा रीड कीजिएगा। A person might claim to be acting on behalf of principal P and third party might enter into an agreement believing कि वो किसका बंदा है? P का। अगर P बाद में डिनाई कर दे कि तो मेरा बंदा है ही नहीं, जिम्मेदार फिर भी कौन है? P। क्योंकि अगर डिनाई करना था तो पहले करता, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे थे। सेकंड पॉइंट पढ़े। A person might be agent of P, आगे, with an authority to make agreements on behalf of P। अगर एजेंट उसके साथ खुद लिमिट्स क्रॉस कर दे, भाई P ने कहा हुआ था कि तुमने सिर्फ इस बंदे को लैपटॉप का पेन बेचना है और कुछ भी नहीं देना, थर्ड पार्टी उठा कर लैपटॉप भी दे दे, तो अब खिलाफ वर्जी किसने की? थर्ड पार्टी ने। जिम्मेदार भी कौन है? थर्ड पार्टी। एजेंट कहाँ तक जिम्मेदार होगा? पेन तक। क्लियर? इसकी अथॉरिटीज़ 4 तरह की होती हैं। पहली कौन सी है? एक्सप्रेस से क्या मुराद है? शायर की लिख के।
इम्प्लाइड से क्या मुराद है शायर की? जो अज्यूम की जाए बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद तीसरी कौन सी है? ऑस्टेंसिबल। ये कौन सी होती है? ऑस्टेंसिबल कौन सी होती है? प्रिंसिपल इज लायबल टू व्हेन थर्ड पार्टी हैज रीजंस टू बिलीव। नॉर्मली ऐसा लगता है कि एजेंट के पास वो अथॉरिटी बाय डिफॉल्ट होगी। और एमरजेंसी वाली कौन सी है? कि अगर एक एजेंट अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए कुछ भी एमरजेंसी में करता है तो फिर प्रिंसिपल उस पर नाराज़ नहीं होता, वो उसको शाबाशी देता है कि तुमने मुझे इस मसले से बचा लिया। अब एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस कौन सी है? रिटर्न। कौन सी है? रिटर्न। प्रिंसिपल शुड स्पेसिफाई टास्क, पावर एंड अथॉरिटी। इम्प्लाइड जो कि उसकी पोजीशन से, सर्कमस्टांसेस से इन्फर की जा सके, निकाली जा सके, समझी जा सके, अज्यूम की जा सके। ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल उसकी पोजीशन को देख के समझ आए कि हाँ यार ये चीज़ तो इसके पास होगी ही होगी। और चौथा क्या है? एमरजेंसी, जो ऐसे हालात में की जाए जो कि नासाजगार हो, प्रिंसिपल को नुकसान पहुंच रहा हो। तो अगेन ये भी शुरू होता है और बेचारा ख़त्म हो जाता है। ये तीनों चैप्टर्स एक पेज के हैं। इसके सवाल को देखते हैं। हाँ जी, सवाल ऊपर आ रहा है। ये सवाल आ रहा है, कहता है बहराम ने एम्प्लॉय किया किसको? तासीन को, कि वो गाड़ी बेचे किसको? असद को। कितने की बेचे? 5 लाख की, और इन्वेस्ट कर दे इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि सिक्योर होते हैं। तहसीन ने 4 लाख उस 5 लाख में से बॉन्ड्स में लगा दिया और 1 लाख उसने कहाँ लगा दिया? ब्लू चिप कंपनी में। क्या उसने अपनी मर्जी चलाई है? या प्रिंसिपल ने कहा था? अपनी मर्जी चलाई। तो जब वो अपनी मर्जी चला रहा है तो उसको तो नुकसान हो गया प्रिंसिपल को। कितने का? 50,000 रुपये का। सवाल ये है, अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट नंबर 1, क्या इस एजेंट को गाड़ी बेचने के अगेंस्ट जो रेम्यूनरेशन मिलनी थी वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि उसने गाड़ी तो ठीक बंदे को बेची, और कितने की बेची? 5 लाख की, जो कहा था। तो जो उसका हक है वो उसको मिलेगा। एक काम ये ख़त्म हुआ। अब इसका सेकंड स्टेप क्या था? इन्वेस्ट करना कहाँ पे? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। इसने कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया? गवर्नमेंट बॉन्ड्स प्लस ब्लू चिप। अच्छा, 5 में से 4 तो जमा करा दिया, तो इसका यानी कि 80% काम हो गया। सही। तो अगली पेमेंट का 80% तो मिलेगा ही मिलेगा। मसला किधर आया? बाकी के 20% में। अब ये पैसे जमा करवा दिए हैं, नुकसान आ गया है। क्या ये इमरजेंसी में कराए थे जमा? नहीं। क्या ये एक्सप्रेस अथॉरिटी थी? नहीं। इम्प्लाइड थी? नहीं। इसने अपनी मर्जी से काम किया और नुकसान हो गया। अब लायबल कौन है किसको? एजेंट लायबल है प्रिंसिपल को। तो अब तहसीन के राइट्स क्या क्या होंगे? इंटाइटल टू रेम्यूनरेशन, जो उसने गाड़ी बेच के पैसा कमाया है वो तो उसको उसके पैसे मिलने ही मिलने हैं। सेकंड, जो 4 लाख रुपये उसने लगाया है गुड सिक्योरिटी के अंदर, उसके भी पैसे उसको मिलेंगे। हाँ, लायबिलिटी क्या है? कि वो जो लाख रुपया इसने गलत जगह पे लगा दिया, वो लाख रुपया तो वापस करेगा ही करेगा, प्लस जो नुकसान हुआ है वो भी वापस करेगा। भाई ये लाख रुपया अगर वो लगाता गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और वहाँ पे फ़ायदा हो रहा होता, अब वो वाला फ़ायदा हो रहा है? नहीं। तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई है, जो वो फ़ायदा नहीं हुआ जो होना चाहिए था, एजेंट वो फ़ायदा वापस देगा किसको? प्रिंसिपल। तो एजेंट वो फ़ायदा वापस देगा किसको? प्रिंसिपल को। अब ये भी हो सकता है कि वो फ़ायदे की अमाउंट को नेट करके उसको बाकी पैसे पे कर दिए। जो उसका नुकसान हुआ है किसका? प्रिंसिपल का। एजेंट ने जो पैसे लेने थे आपसे रेम्यूनरेशन, उसको काट के नेट अमाउंट कर लीजिए। ये बात समझ आई मेरी? चले एक सवाल अब आप लोग करें ज़रा। आपके पास पूरे 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 5 मिनट। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता।
और अगर हो सकता है तो कैसे? यू हैव 5 minutes, प्लीज अटेम्प्ट। करें शाबाश। टीवी की शक्ल नहीं देखनी, कागज़ पे हाथ चलाना है, पेन हाथ में पकड़ना है, लिखना है। लिखेंगे तो कुछ होगा, नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए। समझिए कोई सवाल अकाउंटिंग का चल रहा है, फिर आपकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। हो गया? सवाल है क्या? इस सवाल में 2-3 चीज़ें हैं। शुएब, उम्र क्या है? माइनर, सन ऑफ अ बिजनेसमैन। गाड़ी चला के आ रहा है BMW की एग्जीबिशन में, नहीं, विंटेज कार की एग्जीबिशन में। He saw a vintage Mercedes Benz and entered into a contract with the seller. क्या ये कर सकता है? नहीं। अच्छा, एक माइनर गाड़ी चला के आ सकता है? तो ये भी ऊपर एक ब्लेंडर है वैसे। द सेलर, जिसको पता था कि वो किसका बेटा है, एक अमीर आदमी का, उसने कहा ठीक है ले जाओ। माइनर ने कहा ठीक है गाड़ी दे दो, पैसे कल आके ले जाना। नेक्स्ट डे जब वो पैसे लेने के लिए पहुंचा, उसने कहा भागो यहाँ से, कोई पैसा नहीं। गाड़ी वो भी नहीं दे रहा।
क्या ये बाप से रिकवर कर सकता है? नहीं। क्यों? माइनर तो बेशक है, इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अच्छा, अगर हो जाता, माइनर और उसका बाप अगर मिल के एग्रीमेंट करते किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ, तो फिर लायबल कौन होता? बाप। रिकवरी किससे होती? बाप से। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा? ये गाड़ी वापस होगी। अल्टीमेटली क्या हो सकता है? गाड़ी वापस हो सकती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखना चाहिए था? शुएब इज़ अ, अब देखिए पॉइंट्स आ रहे हैं। शुएब इज़ अ माइनर। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अ माइनर बिलो 18 years lacks capacity to enter into a binding contract. Contract is void ab initio. क्यों? माइनर है। विंटेज कार इज़ नॉट अ नेसेसिटी। हमने याद अभी पढ़ के आए थे कि अगर एक बंदा माइनर को कुछ प्रोवाइड करे तो फिर उसको रीइंबर्स, तो ये गाड़ी तो नेसेसिटी नहीं है। इजाज़ जो उसका प्यो है वो लायबल नहीं होगा। क्यों प्यो लायबल नहीं होगा? क्योंकि कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था प्रिंसिपल और एजेंट का। सेलर्स रेमेडी, सिर्फ वो क्या ले सकता है? गाड़ी वापस, थ्रू रेस्टिट्यूशन। व्हाट इज रेस्टिट्यूशन? इसका आसान मतलब होता है जो जैसा था उसको वैसे ही हाल में ले आना। यानी कि यूँ समझ लें कि कभी ये ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं थी, तो सिर्फ वो गाड़ी ही वापस जा सकती है, पैसे क्लेम इसके फादर से नहीं किए जा सकते। तो ये 5 बातें आपने अपने जवाब में लिखनी थी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपने ये हेडिंग्स डाली होंगी, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने ये 5 बातें कहीं ना कहीं लिखी ज़रूर होंगी, तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर मिलने वाले नहीं हैं। एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें। शुएब बीइंग अ माइनर इज़ नॉट लायबल, द विंटेज कार इज़ नॉट अ नेसेसरी, इजाज़ मुंसिफ नॉट लायबल। और एग्जामिनर कह रहा है ये 4 बातें थी और बच्चों ने ये नहीं लिखी। ये 4 बातें थी और बच्चों ने यही नहीं लिखी। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते ना, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते जब तक वो प्रिंसिपल कुछ कह ना दे थर्ड पार्टी को कि मैं इसको भेज रहा हूँ, ये चीज़ दे दो। अदरवाइज़ क्या होगा? वो उसके नाम पे कुछ भी करता रहे, तो क्या हर वक्त बाप लायबल रहेगा? हाँ या ना? नहीं ना। डन।